आप लंबे समय से चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, नेत्र विभाग के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वर्तमान में आंखों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां प्रमुख रूप से चल रही हैं? मोतियाबिंद का क्या प्रमुख कारण होता है, क्योंकि ये बीमारी अक्सर बहुत ज़्यादा सुनने में आती है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में हम बात करें दिल्ली आसपास एनसीआर का क्षेत्र और हमारा अलवर क्षेत्र पोल्यूशन की बड़ी समस्या को झेल रहा है। पोल्यूशन से आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मानव जीवन में बीमारियों का आना आज एक आम बात हो चुकी है। बच्चों से बुजुर्गों में कितनी ही बीमारियां कभी भी किसी भी समय हो जाती हैं। इन्हीं बीमारियों के संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के नेत्र विभाग से जुड़े हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील खंडेलवाल जी हैं। उन्हीं से कुछ हम बातचीत करेंगे। सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर सुनील खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं टॉपिकल फेको, ग्लूकोमा और मेडिकल रेटिना विशेषज्ञ हूँ। सुनील जी, आप लंबे समय से चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, नेत्र विभाग के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वर्तमान में आँखों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां प्रमुख रूप से चल रही हैं? देखिए, सबसे प्रमुख जो बीमारी है वो मोतियाबिंद है। हमारे भारतवर्ष में अंधेपन का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा काला मोतिया, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, और तीसरा जो समस्या है वो रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि बच्चों में आजकल चश्मे बहुत कम एज में लग रहे हैं, वो भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। डॉक्टर साहब, इस मोतियाबिंद का क्या प्रमुख कारण होता है, क्योंकि ये बीमारी अक्सर बहुत ज़्यादा सुनने में आती है? देखिए, मोतियाबिंद एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो लगभग सबको होनी है। मुझे भी एक उम्र के बाद होना है। जैसे समय उम्र के साथ में हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसी हमारे आँख के अंदर का जो लेंस होता है वो सफ़ेद होने लगता है, उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। तो इसके क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं? इससे क्या बचा जा सकता है? देखिए, इससे बचना संभव नहीं है, क्योंकि उम्र सबको बढ़नी है, सबकी उम्र बढ़नी ही है। इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो आपको कम दिखाई देना होता है। प्रारंभिक अवस्था में आपका चश्मे का नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है और धीरे धीरे आपकी रोशनी कम होती चली जाती है। एक मोतियाबिंद के साथ साथ एक फैको पद्धति का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। क्या है ये पूरी पद्धति? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन दो तरीके से होता है। एक होता है फेको पद्धति, जिसमें कि बहुत छोटा सा चीरा लगता है और जिसमें बिना पट्टी के, बिना इंजेक्शन के होता है। उसको टॉपिकल फेको फेको, इसका एक एडवांस वर्जन है टॉपिकल फेको, जो कि बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी के होता है। एक दूसरी पद्धति होती है SICS, जिसमें बड़ा चीरा लगता है, इंजेक्शन लगता है, उसमें 1 से 2 दिन पट्टियाँ बनती हैं। ठीक है, तो इस मैटर पे टॉपिकल फेको जो होता है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के फोल्डेबल लेंस हम इम्प्लांट करते हैं। तो ये फेको पद्धति होती है। इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सी होती है और भारत में किसका प्रचलन वर्तमान में ज़्यादा चल रहा है? देखिए, बेस्ट जो पद्धति होती है वो फेको पद्धति होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात, इसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसमें किसी टाइप की पट्टी नहीं लगानी पड़ती है, तो पेशेंट को 2 से 3 घंटे में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिटी ऑफ लेंस होता है, फोल्डेबल लेंस डलता है, जो कि SICS जो बड़े चीरे वाला ऑपरेशन होता है उससे कहीं बेटर होता है। इसमें पेशेंट का सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि SICS पद्धति में पेशेंट को इंजेक्शन लगता है तो उससे पेशेंट को दर्द भी रहता है। इसके अलावा उसमें करकरापन, पानी आना, ये सब समस्याएं बहुत रहती हैं उसमें। डॉक्टर साहब, एक कोरोना काल के बाद एक समस्या आम हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल की लत लग चुकी है। और जब भी हम देखते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों, बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है, पहले वो खेलने का काम करता था, होमवर्क करने का काम करता था, लेकिन स्कूल से आते ही वो सीधा मोबाइल की तरफ झांकता है और पूरे दिन वो कोशिश करता है, मोबाइल से वो चिपका रहता है। क्या दुष्परिणाम होंगे इनके भविष्य में? देखिए, इसके परिणाम हम अभी झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में आजकल चश्मे लगने स्टार्ट हो गए हैं। पुराने समय में क्या होते थे, बच्चे जो होते थे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाहर घूमते थे, जिससे क्या होता है कि उनका विकास बहुत अच्छे से होता, सनलाइट का एक्सपोजर अच्छा होता था। आजकल बच्चे स्कूल से आते हैं और सीधा मोबाइल पकड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती, जिससे क्या होता है कि आँखों के अंदर की जो मांसपेशियाँ उनमें खिंचाव पैदा होता है और वो फिर क्या नंबर आने लगता है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में हम बात करें दिल्ली आसपास एनसीआर का क्षेत्र और हमारा अलवर क्षेत्र पोल्यूशन की बड़ी समस्या को झेल रहा है। पोल्यूशन से आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में होता है। पेशेंट को सीवियर खुजली होना है, इसके अलावा पानी आना है, जलन होना, इस टाइप की समस्याएं बढ़ गई हैं। ड्राइनेस भी इस कारण से बढ़ गया है। तो इससे
बचाव बहुत ज़रूरी है। आप बाहर निकलें तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स होते हैं, उनको पहन के निकलें। और अब अगर आपको खुजली या एलर्जी समस्या होती हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर, अभी आप जो मोतियाबिंद की बात कर रहे थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब और इसमें कौन कौन से लेंसों का उपयोग होता है? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक आदमी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब आपका डेली रूटीन, आपकी डेली जो दिनचर्या है, जब इफेक्ट होने लगे, समझ लीजिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा उस टाइम पे। क्योंकि एक 40 साल के आदमी की नीड अलग हो सकती है और एक 70 साल के आदमी की नीड अलग हो सकती है। तो वो आपका जो डॉक्टर है वहाँ से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे। दूसरी बात, इसमें लेंस जो होते हैं, लेंस भी कई सारे टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस जो केवल दूर की रोशनी देता है, उसमें नज़दीक में चश्मा पहनना पड़ता है। एक होता है बाईफोकल लेंस जो दूर और पास दोनों की रोशनी देता है। लेकिन आजकल और एडवांस लेंस आ चुके हैं जिनको ट्राईफोकल बोलते हैं, जो दूर की, पास की और जो कंप्यूटर डिस्टेंस इंटरमीडिएट बोलते हैं उसकी भी रोशनी देता है। तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे लेंस आ गए हैं, कोई भी आप लेंस अपने अनुसार डलवा सकते हैं। ये थे हमारे साथ अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय से जुड़े डॉक्टर सुनील खंडेवाल जी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।